एक बंगाली गैंग था। उनका काम घरों में डकैतियां करना था। सबसे मकरू हरकत थी कि डकैती के दौरान जो ख्वातीन होती थी उनके साथ रेप भी करते थे। मैंने अपने इन्फॉर्मर से भी बात की, हुलिया बताया। इसी दौरान मेरी हाजी लालू से बात हुई। उस वक्त लियारी में गैंग वॉर नहीं थी, लेकिन क्रिमिनल थे। हाजी लालू के पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। उसने मुझसे वादा किया था जो मदद होगी वो बिल्कुल करेगा। जुराइम पेशा उस जमाने में जो थे उनके कुछ उसूल होते थे, वो भी औरतों का, बच्चों का लिहाज करते थे। हाजी लालू ने मुझे दोनों तरह से पेशकश की, जैसे आपको पसंद हो आप उसको हम अरेंज करके पकड़वा भी सकते हैं। बिल्कुल प्लान करके वो मुंशियात की खरीदारी के लिए लेके निकला, तो हमने उसको रास्ते से खामोशी से उठा लिया। मैंने अमानुल्लाह से ये पूछा, डकैती तो चलो सारे गैंग करते हैं, लेकिन ये रेप क्यों करते हैं? पूरा तय था कि अब किस तरीके से इनको हमें रोकना है। सिर्फ इंतजार ये था एक दफे गाड़ी में बैठ जाए। उसी दौरान इनसे हमारी झड़प शुरू हो गई, फायरिंग, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। दौरान फायरिंग ये चारों के चारों वहीं मौके पे ही मारे गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो हर शख्स ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात देखता आता है और बड़े तल्ख़ तजुर्बात और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी ज़िंदगी भुलाए नहीं भूलती। लेकिन हम पुलिस वाले रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसा देखते हैं जो कि हमारे जहन पे बहुत से असरात डालता है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज जो केस मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वो ऐसा है जो आज तक मुझे याद है। गो कि बात 95 की है, लेकिन मुझे आज भी वो केस याद है और उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं सब मुझे बिल्कुल ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। कराची में घरों की डकैतियाँ बहुत आम रही हैं हमेशा से, आज भी होती हैं, पहले भी होती थी। ख़ास तौर पे जो पोश एरियाज़ हैं शहर के, डिफेंस, क्लिफ्टन और उसके आसपास, यहाँ बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े बड़े गैंग ऐसे डकैतियाँ करते रहे हैं जिन्होंने दर्जनों घरों का सफाया कर दिया और बाज़ गैंग पकड़े गए, मारे गए और बाज़ आज तक नहीं पकड़े गए। तो उसमें मुख्तलिफ गैंग होते थे और जुराइम पेशा ख़ास तौर पे प्लान करके इन इलाकों में, उनको पता था यहाँ चौकीदार भी होते हैं, पुलिस का गश्त भी ज़्यादा होता है और लोग घरों में असला भी रखते हैं, लेकिन बड़ा प्लान करके और बड़े वेपन के साथ, जिसमें SMG भी शामिल होती थी। अक्सर गैंग SMG वगैरह यूज़ करते थे और लेके जाते थे। तो बड़ी बड़ी डकैतियाँ हुई हैं। तो एक ऐसे गैंग के बारे में बात करूँगा जो कि एक बंगाली गैंग था और उनका काम घरों में डकैतियाँ करना था। उनकी जो सबसे मकरू हरकत थी वो क्या करते थे कि डकैती के दौरान फैमिली में नौजवान बच्चियां या जो ख़वातीन होती थी उनके साथ अक्सर रेप भी करते थे। बहुत ही खौफनाक बात थी। लोग शर्म के मारे, खौफ के मारे बताते नहीं थे। आपको पता है हमारी सोसाइटी का, तो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते थे। फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे कहीं ना कहीं बात निकलने शुरू हुई और जब पुलिस उनसे पूछती थी मुद्दइयों से, वो गोगे छुपाते थे, लेकिन बातचीत से, एक्सप्रेशन से अंदाज़ा हो जाता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक फैमिली जो जिनकी बच्चियां मुल्क से बाहर पढ़ती थी और जब वो छुट्टी पे आई हुई थी कराची, तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हुआ और एक सरकारी अफसर थे, ये उनकी बच्चियां थी उनके घर में। इस बंगाली गैंग ने डकैती की और डकैती के दौरान उन्होंने ये गलीज़ हरकत की और जब वो डकैती करके गए तो बहुत बड़ा वाक़या था। और जब वो सरकारी अफसर, पुलिस उनके पास गई है डकैती की इत्तला पे, तो वो बहुत सदमे की हालत में थे। पूरी फैमिली, पहले तो वो परेशान थे और उन्होंने पुलिस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, लेकिन जब सीनियर अफसर गए और उन्होंने जाके उनसे बात की तो उन्होंने फिर बताया कि जी हमारे साथ क्या क़यामत टूटी है। तो बड़ा एक शॉकिंग था सबके लिए। और उसमें जो उन्होंने हुलिये बताए उस गैंग के, ये वो हुलिये थे जो कि पहले दर्जनों वारदातों में मुख्तलिफ लोग बता चुके थे। इसका मतलब ये वो गैंग था जो पहले भी दर्जनों वारदातें डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के दीगर इलाकों में करता आ रहा था। अब जब उनसे स्केच बनवाए गए, उस वक्त स्केच इतने अच्छे नहीं बनते थे, लेकिन बहरहाल उनसे जो हुलिया पूछा गया और स्केच भी बनवाए गए, तो उन्होंने ये बताया कि और तो बंगाली या ऐसे लग रहे थे, लेकिन जो एक था
वो शायद बलूच था, और उसके उन्होंने निशानी बताई। वो ड्राइव भी गाड़ी वो कर रहा था और उसके दाएं हाथ की उंगलियां जली हुई थी। ये बहुत बड़ी निशानी थी हमारे लिए। और उन्होंने बताया कि जो एक इसमें से जो गैंग लीडर था, जो ये सारी एक्टिविटी बढ़ चढ़ के कर रहा था, वो बहुत ही जालिम शख्स था। उसने कोई किसी पे रहम नहीं किया, और इन्होंने जब उसको अपने जो भी घर में जेवरात, कैश सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इन पर रहम नहीं किया, और उसने जो गलीज़ हरकत करता था उसने वो हरकत की। तो बहरहाल जब मैं उस वक्त 95 की बात है, उस वक्त मेरी पोस्टिंग थी लियारी में, और लियारी में एक स्पेशल सेल बना हुआ था, मैं उसका इंचार्ज था। तो हमारा काम ये था कि जो लियारी सब डिवीज़न में जो भी डकैतियाँ होती थी या जो भी क्राइम होता था, हम उस पर गिरफ्तारियाँ करते थे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते थे। जो थाने तो अपना काम करते थे, लेकिन हम एक सब डिवीज़न की जो एक स्पेशल टीम थी, वो टीम थी मेरी। मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर था। जब बलूच का जिक्र आया तो उस वक्त फिर सीनियर्स जो हमारे थे, जो सीनियर अफसरान थे, उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने लियारी के तमाम जो एक्टिव जो पुलिस अफसर थे उनको भी बुलाया और उनको बताया कि जी इस किस्म के हुलिये का एक आदमी है, और तो बंगाली नज़र आते हैं, लेकिन एक जो है वो बलोच है, और बलोच लगता है, हो सकता है बलोच ना भी हो, लेकिन बलोच लगता है देखने से, और बातचीत से भी उसका ऐसे लगता है कि बलोच है। उसके दाएं हाथ की 4 उंगलियां जली हुई हैं। अब सब लग गए इस काम के ऊपर, और थोड़ा सा उन्होंने हल्का सा बैकग्राउंड भी बताया कि जी ये वारदातें किस किस्म की करते हैं। तो और भी एक गुस्सा था, गो के मीडिया से ये चीज़ छुपाई जा रही थी कि भी इसलिए कि फैमिली जो थी वो छुपाना चाहती थी, लेकिन हम पुलिस अफसरान को ये चीज़ पता थी कि ये गैंग क्या हरकतें कर रहा है। तो गुस्सा भी था कि भाई सबकी फैमिलीज़ हैं, और ये तो बहुत ही कोई जालिम किस्म का गैंग आ गया जो इतना वैशीपन कर रहा है। बहरहाल लगे सब ढूंढने पे। मेरा लियारी का जो नेटवर्क था, मैंने अपने इन्फॉर्मर से भी बात की, उनको हुलिया बताया, और इसके अलावा जो पुराने जुराइम पेशा थे इलाके के, उनसे भी बात की जो उस वक्त के जुराइम पेशा थे। लेकिन वो आपको पता है ना, पुलिस का इलाके में जो भी जुराइम पेशा होता है, चाहे वो जुर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, छोड़ चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से उनका राब्ता रहता है। तो मैंने जो उस वक्त के जुराइम पेशा लोग थे उनको भी कहलवाया। उनको भी बीच के लोग होते हैं बहुत सारे, अगर कोई उनसे मिलने में कोई थोड़ा सा डरता है या किसी वजह से नहीं मिलना चाहता, तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनसे राब्ता करके ये काम करवा सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो हम पूरी तरीके से कोशिश में थे कि ये गैंग किसी तरीके से पकड़े जाए, और उस सिलसिले में मीटिंग्स भी अफसरान की, सीनियर ऑफिसर्स की रोज़ मीटिंग भी हो रही थी, और हम लोग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का। जब ये सारा हम ढूंढ रहे थे, इसी दौरान 1-2 और वारदातें डिफेंस के इलाके में और हो गई। जब ये वारदातें और वही गैंग, उनमें पता चला वही गैंग इन्वॉल्व है इसमें, वही बिल्कुल हुलिया, और उनके पास एक SMG होती थी और पिस्टल होते थे, और ज़्यादातर ये गाड़ियाँ बदल के आते थे, लेकिन 3-4 वारदातें ऐसी थीं जिसमें हाई रूफ इस्तेमाल हुई थी वाइट कलर की। हुआ ये कि जब ये वारदातें कर रहे थे, मीडिया को भी पता चला कि भाई ऐसा कोई गैंग है जो कि ये चीज़ें भी कर रहा है। मीडिया ने भी इस चीज़ को खूब उठाया। जो 95 और उस टाइम के जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ासतौर पे क्राइम रिपोर्टर्स, उनके इल्म है कि ये चीज़ें बहुत हाईलाइट होती थी उस ज़माने में, बड़ा शोर मचा। तो हमने कोशिशें शुरू कर दी और प्रेशर हम पे मज़ीद आ गया। तो इसी दौरान मेरी हाजी लालू से बात हुई। हाजी लालू आपको पता है मशहूर ज़माना एक कैरेक्टर है लियारी का, और अरशद पप्पू का जो वालिद, ये पुराना एक क्रिमिनल था, लेकिन पथारेदार भी था, मंशियात फरोश भी था, लेकिन बज़ाहिर ये जब ज़मानतों पे होता था तो खुलेआम घूमता था, थानों में भी आता था, आगे पीछे इलाके में बड़ी बैठक लगाता था, लेकिन था बहरहाल पुलिस के साथ इसकी कोशिश होती थी ताल्लुक़ अच्छे रखने की।
तो मैं एक और हमारे पुलिस अफसर थे, उनके ज़रिए मैं इससे मिला हाजी लालू से, उसको भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई। और उस वक्त लियारी में गैंग वॉर नहीं थी, लेकिन क्रिमिनल थे, क्रिमिनल रहमान डकैत भी था, ये लोग भी सारे एक्टिविटी करते थे, लेकिन उस वक्त इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी। बाबू डकैत वाले अलग थे, रहमान डकैत और हाजी लालू वाले सब एक तरफ थे। उस वक्त ज़्यादातर मंशियात फरोश थे, और मंशियात फरोशी जो भी गैंगस्टर कहलाते थे वही कहलाते थे, उन्हीं की टीमें होती थी। लेकिन डिपेंड करता था कि इलाके का SHO कैसा है। अगर वो तगड़ा होता था तो ये जुर्म पेशा जुर्म बंद कर देते थे, मंशियात के अड्डे बंद कर देते थे। और अगर कोई हल्का SHO आता था जिसकी इतना जोर नहीं होता था कि वो अड्डे बंद करा सके, तो फिर वो पुलिस की मिली भगत से ये अड्डे मंशियात के चल रहे होते थे। बहरहाल मैंने बीच के जो कुछ लोग थे उनके ज़रिए रहमान से भी रब्ता किया, हाजी लालू से, और बहुत सारे पुराने जो मंशियात फरोश थे उन सबसे रब्ता किया। तो जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, उसी दौरान मुझे एक दिन जो मिडल मैन था मेरे और हाजी लालू के दरमियान, वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि ये हाजी लालू आपसे मिलना चाहता है। और उसने ये बताया कि हाजी लालू के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे मिलना चाहता है, रूबरू बात करेगा। ठीक है, मैंने कहा हम मिलते हैं। और हमने खारदर में एक बाकड़ा होटल है, उस पर हमारी मीटिंग तय हुई और हमने वहाँ मुलाकात जब की तो हाजी लालू के पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और हाजी लालू बेसिकली इन्फॉर्मर नहीं था, न इस तबीयत का था, लेकिन क्योंकि उसको मामले की जो नौयत थी थोड़ा सा उसको बताया था हम लोगों ने, और उससे यही हमने मदद के लिए कहा था कि देखो ये किसी के साथ भी पेश आ सकता है, और ऐसा जुराइम पेशा किसी किस्म का भी है, लेकिन ये घटिया हरकत नहीं करता जो ये लोग ये गैंग कर रहे हैं। हाजी लालू को इस गैंग की जुर्म की नौयत बताई तो उसने भी बड़े अफसोस का इजहार किया, उसे भी गुस्सा आया, और उसने मुझसे वादा किया था कि अगर कोई उससे हो सका तो जो मदद वो होगी वो बिल्कुल करेगा। गो कि मुझे पता था कि वो पुलिस के इन्फॉर्मर भी नहीं था, ना कभी उसने किसी को पकड़वाया था, लेकिन ये कि ये एक ऐसी चीज़ थी कि उसे भी दुख था और गुस्सा था। और वैसे भी जुराइम पेशा उस ज़माने में जो थे उनके कुछ उसूल होते थे, और वो भी औरतों का बच्चों का लिहाज करते थे, और इस टाइप की हरकत वो जुराइम पेशा भी अपने दुश्मन की औरतों के साथ भी नहीं करते थे जैसे ये डकैत गैंग करता आ रहा था। हाजी लालू ने बताया कि उसका जहानाबाद में उनका मंशियात का काम चलता था, चोरी छुपे ये पुलिस से कुछ ना कुछ ये भेज रहे होते थे, मंशियात का अड्डा था। तो उसने बताया कि जी एक उसके लड़कों में से एक ने उसे बताया, जब इसने बताया होगा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, या अपने जो लोग इसके लिए काम करते थे, उसने बताया कि उसे पता चला है कि एक ये उस शख्स को जानता था, एक बलोच है, जो उलिया हमने उसे बताया था बिल्कुल उसी उलिये का एक शख्स आता है, और वो इनसे चर्स और अफीम वगैरह ये लेके जाता है, और वो पहले जेल में काट चुका है, सारी चीज़ें उसने बताया उसके बारे में, और वो उसको अच्छे तरीके से ये जानता था। इसको घर भी पता था, मतलब इसके लड़कों को उसका घर भी पता था। तो इसने मुझसे कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम खुद ही इसको पकड़ के बिठाते हैं और पूछ करते हैं, या आप ले जाएं, जो जैसे आप कहें। और उसने कहा कि उस बलोच का उसका नाम उसने बताया अमान। अच्छा, मैं इसमें बहुत से कैरेक्टर आपको कुछ चेंज करके बताऊंगा किसी रीज़न से, कुछ हो सकता है मैं जगह चेंज करके बताऊं, वाक़यात 100% बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको चेंज करके बताऊंगा। कोई कानूनी वजह भी है और दूसरा किसी से कमिटमेंट भी है कि कुछ चीज़ें हमने नहीं बतानी। तो हाजी लालू ने मुझे दोनों तरह से पेशकश की, अगर कहते हैं हम खुद पकड़ के इसे बिठाते हैं फिर आपको हवाले करते हैं, और अगर आप कहते हैं तो हम अरेंज कर देते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसको हम अरेंज करके पकड़वा भी सकते हैं। लेकिन उस अमान बलोच का एक भाई पुलिस वाला भी है, वो पुलिस में है, और अगर
हम उसको पकड़ेंगे तो हमारी जाहिर सी बात है दुश्मनी हो जाएगी उस पुलिस वाले से भी, तो आप जो मशवरा दें हम आपके साथ हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। बहरहाल मैंने उससे कहा कि आप सिर्फ ये करें कि मुझे इन्फॉर्मेशन दें उसके बारे में, पकड़ना जो भी हम खुद करेंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी उस पुलिस वाले से कोई दुश्मनी हो जाए। अब वो जब उसकी डिटेल ली उस पुलिस वाले की, तो उस पुलिस वाले को मैं जानता था और वो पुलिस वाला भी लियारी के एक थाने में उसकी पोस्टिंग थी। तो मैंने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक दिन हाजी लालू से बिल्कुल प्लान करके, जब वो मंशियात की ख़रीदारी के लिए उसके एरिया में आया हुआ था, जब वो लेके निकला तो हमने उसको रास्ते से खामोशी से उठा लिया। अब आपको पता है पुलिस का ऑपरेशन किस तरीके से होता है, अगर सादा कपड़ों में, और जो इस टाइप की जो टीमें होती हैं कितनी महारत रखती हैं अपने काम में, तो मेरी टीम इस मामले में बहुत अच्छी थी। हमने बड़ी खामोशी से उसको उठाया और ले गए, और जब उसको हमने ऑफिस में ला के इंटरोगेशन की तो उसने ज़्यादा देर नहीं लगाई और उसने बात शुरू कर दी। और वो चूँकि अफीम का, चरस का नशा करता था और उससे अंदाज़ा भी था कि इनको बहुत सी चीज़ें पता है। हमने टू द पॉइंट उससे बात की तो वो फर बोलने लगा और उसने बहुत सी चीज़ें बताई, वारदातें बताई और उस गैंग का नाम भी बताया। अब मैंने ये किया कि उसका जो भाई था, उसके भाई को मैं जानता था, जो पुलिस वाला था, वो बड़ा अच्छा शरीफ किस्म का एक नौजवान था। और उसने अमानुल्लाह ने भी कहा, अमानुल्लाह जो बलूच था, उसने कहा कि जी मेरे भाई को बुला दें, मैं आपके साथ ताउन भी करूँगा बिल्कुल और सबको पकड़वाऊँगा। और उसने बताया कि जी इसमें अबू नाम का एक बंगाली है और उसके साथ 4 लड़के हैं, वो चारों के चारे बंगाली हैं और उनका अपना गैंग है। उनमें अबू का ही एक सिस्टम है, उसका कोई एक खानसामा है बंगाली किसी घर में, आगे उसका नेटवर्क है जो मुखबरियाँ देते हैं, घरों में जो मासियाँ काम करती हैं वहाँ से ये मुखबरी लेता था अबू। और अबू ही इसका गैंग का लीडर था, गैंग भी उसने बनाया था। पहले भी 2-3 मरतबा पकड़ा गया और उसका काम, पहले वो मच्छर कॉलोनी का रहने वाला था। मच्छर कॉलोनी TPX थाने की हदूद में एक एरिया है, मच्छर कॉलोनी में रहता था। और बाकी लड़के भी 2 लड़के वो कुरंगी में किसी जगह रहते थे और एक और लड़का था वो भी मच्छर कॉलोनी। ये 4 लड़कों का गैंग था, 5वां ये बलूच था। और इनके पास एक SMG थी जो कि इन्होंने किसी वारदात में किसी पुलिस वाले से छीनी थी, वो SMG यूज़ करते थे। इसके अलावा पिस्टल थे इनके पास। अब ये गैंग ऐसा था कि ये तमाम लोग आपस में जेल में मिले थे, गैंग बना था। अबू का जब बैकग्राउंड चेक किया हमने, उस अमानुल्लाह बलूच के कहने पे तमाम चीज़ें हमने जब चेक की तो तमाम लोगों का रिकॉर्ड हमें मिल गया। और इसलिए कि अमानुल्लाह उनके साथ जेल में रहा था, तमाम रिकॉर्ड मिल गया। अब हमारे सामने तमाम वो लोग थे और उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री थी वो भी सामने थी। अब मसला ये था कि अमानुल्लाह ने बताया कि ये गो के रहते तो इन्हीं इलाकों में हैं, 2 कुरंगी में रहते हैं और 2 मच्छर कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन ये घरों से पकड़ना इनको मुश्किल है, इसलिए कि अमानुल्लाह ने इनके एरिया तो देखा है लेकिन घर नहीं देखे, और अगर आप अपने तौर पे भी ढूंढेंगे तो ये घरों पे शायद ना मिलें। तो बात समझ में आने वाली थी। और मैंने अमानुल्लाह से ये पूछा कि भाई ये जो डकैतियाँ करते हैं, डकैती तो चलो सारे गैंग करते हैं, बहुत सारे गैंग करते हैं, लेकिन ये रेप क्यों करते हैं, घरों में जाके ज़्यादतियाँ क्यों करते हैं? तो उसने बताया कि अमानुल्लाह की इसी बात पे इनसे तल्ख कलामी भी हो चुकी है। और जब उसने देखा कि ये लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं तो इसने इनको रोकने की कोशिश की, जिस पे इनकी तल्ख कलामी हुई और इन्होंने इसको सख्ती से मना किया कि अगर हमारे साथ काम करना है तो जो हम कर रहे हैं चुप करके करो, वरना साइड पे हो जाओ। बल्कि इसे धमकी भी दी। तो ये डरता भी था उनसे, इसलिए कि इसने देखा था कितने वैशी किस्म के क्रिमिनल थे वो। तो उसके पीछे इसने बैकग्राउंड स्टोरी ये बताई कि अबू बंगाली जो था उसकी वालदा, वो एक नफ्सियाती मरीज किस्म का एक क्रिमिनल था। उसकी वालदा घरों में जब वो बचपन में, उसने अबू बंगाली ने जो उसको बताया था और उसके गैंग के लोगों ने इसको बताया था कि अबू बंगाली की वालदा घरों में मासी का काम करती थी। और एक दिन
इसके वालिद ने उसको तलाक दे दी और मारा पीटा और तलाक दे दी। और वजह ये पता चली, ये उस वक्त होगा 10-12 साल का, और उसने वजह ये बताई कि ये जहाँ जिन घरों में काम करती है इसके उन घरों में लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब इस बात में कोई हकीकत थी या नहीं थी, लेकिन उसके बाप ने जो उसको इल्ज़ाम लगा कि उसकी माँ पे उसको तलाक दे दी, ये सदमा उसकी माँ को ऐसा लगा कि उसने ख़ुदकशी कर ली। अब ये बहुत बड़ी बात थी, और अबू बंगाली 10-12 साल का बच्चा था, उसने ऐसा असर लिया कि उसको समझ में आ गई कि ये जो बंगलों में रहने वाले या पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, और जिसकी वजह से मेरी माँ ने ख़ुदकशी कर ली, मेरे बाप ने उसे छोड़ दिया, मेरी माँ ने अपनी जान ले ली। और ये नफ्सियाती मसला उसके जहन में ऐसा अटका कि वो अब उसके जहन में कोई और बात आती नहीं थी। जब भी वो वारदात करता था उसके पीछे नफ्सियाती तौर पे यही चीज़ अटकी होती थी कि मैंने अपनी माँ का बदला भी इसी तरीके से लेना है। तो अब ये पता थी उसके गैंग को, इसने ख़ुद भी अपने मुंह से भी इनको बलोच को भी बताया था और उसके साथियों ने भी बताया था। तो इसलिए हमारे सामने ये चीज़ खुल के आ गई कि इन वारदातों के पीछे, डकैती के अलावा जो ये हरकतें कर रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है। अमानुल्लाह के भाई को, जो कि पुलिस वाला था, पुलिस कांस्टेबल था, उसको जब मैंने बुलाया और उसे बिठा के उसके भाई को उसके सामने किया, सारी बात सुनाई, तो वो बड़ा शरीफ आदमी था और अच्छा पुलिस कांस्टेबल था। उसने सारी बात सुनी और उसने वादा किया कि अगर आप मेरे भाई को मौका देते हैं तो इस गैंग को हम पकड़वाएंगे, मेरा भाई भी पकड़वाएगा और मैं भी मदद करूंगा और ज़मानत मैं लूँगा इस शख्स की, अपने भाई की, ये कहीं नहीं भागेगा। आप इसके साथ जो प्लान बनाते हैं हम आपके साथ शामिल हैं। अब चूँकि हमारे सामने ये अमानुल्लाह अकेला था और उससे हमारा मसला हल नहीं हो रहा था, तो ऐसे मौके पे बहुत सारे ऐसे मेरे कैरियर में ऐसे मौके आए हैं जब हमने उसी गैंग के लोगों से काम लिया या किसी क्रिमिनल से मदद ली या क्रिमिनल से काम लिया। तो वैसे भी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को तो एक चारा बनाना पड़ता है। तो अमानुल्लाह से फिर हमने ये तय किया कि अब वो किस तरीके से हमें पकड़वाएगा, और जब ये सब आएंगे वो अरेंज करके देगा कि इनमें से कोई भी बचने न पाए। तो उसने बताया कि जी मेरे ज़िम्मे ड्राइविंग होती है, मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूँ। ये पहले फिशी में गाड़ी चलाता था, फिशी में जो मछलियाँ वगैरह लोडिंग अनलोडिंग करते थे, ये गाड़ी सुजुकी चलाता था। तो ये किराए की गाड़ी लेता था, किसी भी लियारी से, खारादर से और मुख्तलिफ जगहों से जो किराए की गाड़ियाँ मिलती थी, ये वहाँ से हाई रूफ ले लेता था या कोई कार ले लेता था, उसकी नंबर प्लेट चेंज करता था। ये सारे काम इसको आते थे, ये वो करता था। और जो मुखबरी का सिस्टम था उन डकैतों का अपना था, और अबू बंगाली उसका एक खानसामा जानने वाला था जो कि घरों में काम करने वाली मासियों की मदद से इंफॉर्मेशन लेता था और इनके साथ शेयर करता था, और ये पूरी उसकी रेकी करके फिर ये सारी चीज़ें अबू और उसका गैंग करता था। फिर ये जाते थे और अमान बलूच का काम ड्राइविंग होता था। तो और अमान ने कभी कोई मुखबरी नहीं की थी, और जो प्लान इसको दिया जाता था ये उस पर चलता था। और इनकी उसने बताया था कि वो मुझे बताएंगे आके, और गाड़ी का अरेंज मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करता। तो हम करते ही हैं कि क्राउन सिनेमा के सामने लियारी में मारीपुर रोड पे वहाँ जमा होते हैं, और वहाँ से सभी उसी हाई रूफ में, ज़्यादातर हाई रूफ ये रखते थे, या अगर हाई रूफ नहीं मिली तो कोई और गाड़ी भी कर लेते थे। नंबर प्लेटें वगैरह अमानुल्लाह खुद बनाता था। तो उसने बताया क्राउन सिनेमा के करीब हम जमा होते हैं और ये सामने से पटरियाँ क्रॉस करके आते हैं, और वहाँ से फिर ये इनके पास एक क्रिकेट का किट बैग होता है इसी टाइप का, जिसमें एक SMG होती है, पिस्टल होते हैं, और चेहरे पे नकाब भी कभी करते थे कभी नहीं करते थे। तो इसने बताया कि ये किट बैग लेके आते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब हमें करना ये था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी थी। अगर हम अमानुल्लाह उनको कुछ बुलाता कहीं या कोई और प्लान करता तो गलती हो सकती थी, उनको शक हो सकता था। तो हमने प्लान ये किया कि हम वेट करते हैं
और अब वो अमानुल्लाह के बगैर तो जाते ही नहीं। अब इसलिए ये भी नहीं था कि बीच में कहीं और वारदात वो करेंगे, तो हमें वेट करना था। और जब वो अमानुल्लाह को प्लान बताते और गाड़ी का अरेंज करने का कहते तो हमने उसी वक्त एक्शन करना था। हमने वेट किया और इसी दौरान 8 से 10 दिन निकल गए और प्रेशर बहुत था और अफसरान का भी प्रेशर था और हम पे अपना भी अखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसके अलावा ये भी ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अमानुल्लाह अपनी कमिटमेंट से मुकर जाए और बात लीक हो जाए, तो ये डर भी था। लेकिन बहरहाल वो जो पुलिस वाला था उसका भाई, उसने बड़ी इसमें हमारी हेल्प की और उसने तमाम ये चीज़ें कंट्रोल उसी ने की। अमानुल्लाह से काम उसी ने, सही मानों में उसी ने काम लिया। और एक दिन वो आया मेरे पास, उसका भाई, उसने बताया कि जी ये आज अमानुल्लाह को उन्होंने मैसेज दिया है, कल इसको लेने आएंगे और गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए कहा है, तो ये कल 4 और 5 के बीच में आएंगे। अमानुल्लाह इनके साथ जाएगा, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन है इनके पास, कहीं इन्होंने डकैती करनी है। अच्छा जी, हमने कहा ठीक है, हम तो इंतज़ार में थे इसी मौके के। अमानुल्लाह ने जो जगह बताई उसी जगह के करीब हमने अपना प्लानिंग करके, हमने जो सादक में हमारी टीम होती थी, हमने सारा इंतज़ाम किया और वहाँ मज़दूर रोड के ऊपर बैठते थे। कुछ मज़दूरों के साथ हमारे पुलिस वाले उसी एरिया में मिक्स हो गए, कोई फासले पे खड़ा हो गया, कोई सिनेमा, क्राउन सिनेमा करीब थी उसके अंदर चला गया पार्किंग में। आगे पीछे रश इतना होता है उस रोड के ऊपर, हमारे लोग खप गए वहीं पर। अब तकरीबन 4:45 या 5 का टाइम होगा, तो अमानुल्लाह प्लानिंग के तहत हाई रूफ लेके आया। नंबर प्लेट उसने जाली लगाई हुई थी और ये गाड़ी लेकर आया। उसने पार्क जहाँ करता था क्राउन सिनेमा के करीब ही एक जगह थी, एक उसने रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी पार्क कर दी और वेट करने लगा। उस वक्त सेल फोन का ज़माना तो था नहीं, तो तमाम चीज़ें तय थी, उन्होंने आना था इसी टाइम पे। ये गाड़ी में बैठ गया वहीं पे। तो थोड़ी देर में हमने देखा, नोट किया मैंने, मैं खुद भी वहीं था और मैंने देखा कि रोड पार करके पहले एक लड़का आया और आके इसके पास सलाम दुआ की, इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। और उसके बाद फिर एक और लड़का आया, वो भी आके सलाम दुआ की, इनके साथ गाड़ी में बैठा। फिर 2 लड़के और आए वहाँ से और वो उनमें से एक के हाथ में किड बैग था। ये दोनों ये पैदल आ रहे थे। मच्छर कॉलोनी सामने ही है, रोड की दूसरी तरफ, इस तरफ ले आ रही है, उस तरफ मच्छर कॉलोनी है। अब ये 4 लोग पूरे हो गए, तो पूरा तय था कि अब किस तरीके से इनको हमने रोकना है और सिर्फ इंतज़ार ये था एक दफ़े एक गाड़ी में बैठ जाएं, अगर बाहर होते तो भागते। अमानुल्लाह जो है उसने किसी बहाने से, उससे तय था पहले से ही कि वो पानी लेने के बहाने नीचे उतरेगा। जब ये चारों गाड़ी में बैठे हैं, अमानुल्लाह गाड़ी से उतरा है, सामने उसने कहा मैं रेस्टोरेंट से पानी लेके आता हूँ। वो उस तरफ गया है। इसी दौरान हम तो करीब ही थे, हमने घेरा डाला, जैसे ही उन्होंने देख लिया और जो पीछे लड़के बैठे थे वो भागे। पिस्टल इन सब के पास थे, जबकि जो एसएमजी थी वो किट बैग में रखी थी। तो जब इन्होंने देखा और हम बिल्कुल सामने आ रहे हैं, तो ये जो पीछे हाई रूफ में जो पीछे बैठा था लड़का, उसने अंदर से फायर किया और एक फायर किया, ये अबू था जिसने फायर किया। इसने फायर किया और उस फायर से अब हम लोग जो भी थे पोजीशन, फायर होती ही हमने अपनी पोजीशन ली। मेरी कोशिश थी इन सबको हम बग़ैर किसी नुकसान के इनको गिरफ्तार करें ताकि तमाम चीज़ें हमारे सामने हों। उसने फायर किया और दरवाज़ा खोल के भाग खड़ा हुआ। अब वो भागा, उसके साथ वो फायरिंग शुरू हो गई। अभी तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं था, अभी तक सिर्फ उन्होंने फायर किए थे और वो तीनों भागते हुए एक तरफ भागे और एक रोड में मुखालिफ से उनमें मच्छर कॉलोनी की तरफ भागा। अब उस तरफ भी हमारी टीम थी। अब वहाँ से हमारे पुलिस वालों ने फायर किए और बड़ी एहतियात से हम फायर कर रहे थे, पब्लिक भी थी। जब इन्होंने देखा रोड के उस तरफ भी पुलिस वाले हैं और इधर भी हैं, तो ये सिनेमा की तरफ भागे हैं और उसी दौरान फिर इनसे हमारी झड़प शुरू हो गई, फायरिंग। और करना ऐसा हुआ जो कि मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कि दौरान फायरिंग ये इन चारों को गोलियां लगीं और चारों के चारों वहीं मौके पर ही मारे गए। तो मैंने जब करीब से देखी, इनकी उम्रें थी किसी की 26 साल, 27 साल, इसी की, मतलब 30 से ऊपर का कोई भी नहीं था।
उसमें 2 ज़ख्मी थे, ज़िंदा थे, 2 मौके पे मारे गए, 2 जो ज़ख्मी थे हमने इनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक वो भी दोनों फारिग हो चुके थे। अब ये गैंग जिस तरीके से हमें पता था कि ये मज़ामत तो करेंगे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये इस तरीके से इतनी पुलिस सामने देख के वेपन्स के साथ भी लड़ेंगे ये। तो बहरहाल ये मारे गए चारों, और उसका रीज़न भी था कि इनको पता था कि जो ये करते आ रहे थे उसके बाद इनको अपना अंजाम भी पता था, शायद उसी से खौफजदा हो कि ये ज़िंदा पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते थे। तो जब ये मारे गए तो हमने जो जहाँ भी डकैतियाँ हुई थी इनकी, हमने कुछ लोग तो ज़्यादातर तो आने से उन्होंने इनकार कर दिया किसी ने शनाख्त के लिए, लेकिन हमने इनके फ़ोटो बनवाए और इनकी जब फ़ोटो वगैरह दिखाए तमाम मुद्दइयों को, तो उन्होंने सबको शनाख्त किया, सब चारों के चारों शनाख्त हुए। और कुछ जो ख़ास तौर पर वो फैमिली जो सरकारी अफसर और उसकी फैमिली जो बच्चियां बाहर से पढ़ने आई हुई थी, वो तो ख़ास तौर पे देखने के लिए आए हॉस्पिटल, और उन्होंने आके सिविल हॉस्पिटल में आके थूका उनके ऊपर, और बड़ा रोए पीटे और थूका भी उनके ऊपर लाशों पे, और उन्होंने कहा बिल्कुल 100% यही लोग थे। डिफेंस क्लिफ्टन में जो वारदातें हो रही थी, जिस किस्म से घिनौने काम हो रहे थे, उस गैंग का हमने ख़ात्मा किया। मेरी लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त एक केस था, और इतना घिनौना गैंग, और इस गैंग को ख़त्म करके मुझे और मेरी टीम को जितनी खुशी हुई, और उसका मैं बयान से बाहर है, और मेरे अफसरान जो भी उस वक्त थे उन्होंने सब ने बड़ी शाबाश दी, और हमारी बड़ी उस वक्त वाह हुई इस बात के ऊपर कि हमने कुछ ही अरसे में इस गैंग का ख़ात्मा किया। और गो के मुझे इसमें भी देखें जुराइम पेशा अफराद से मदद लेनी पड़ी, और जो अमानुल्लाह बलूच ने हमारी मदद की उसकी चूँकि कमिटमेंट मैं अपने अफसरान से ले चुका था। उसके भाई ने ये कहा कि आप बेशक इसने जो किया है, डकैतियाँ की हैं, उसमें आप इसकी गिरफ्तारी डालें, और जो भी केस होगा हम कानूनी तौर पे लड़ेंगे, लेकिन इसको भी ताकि थोड़ी सी इसको भी नसीहत हो। तो वो भी कुछ केसों में चालान हुआ, वो भी जेल गया, लेकिन उसने बहरहाल मुझे खुशी है कि जेल से आने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी जो है सही रुख पे उसने डाली, और आज भी वो मेरे राब्ते में है, और बड़ी शराफत से मेहनत मजदूरी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो बड़ा एक अच्छा केस था जो कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।